हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ट्रांसफार्मर का डिटेल डिस्कशन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे का डिस्कशन देखेंगे। और ये जो डिस्कशन का लेवल है मैंने काफ़ी हाई लेवल रखा है, काफ़ी अच्छा रखा है। इस वीडियो को एक बार देख लेने के बाद या फिर जिस तरह से मैं प्लेटफॉर्म बुक आप लोगों को बता रहा हूँ, इसे एक बार देख लेने के बाद आप फिर किसी और बुक में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर लेने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये रहता है कि जब भी आप वीडियो देखें इसको एक बार लाइक कर दिया कीजिए। और किसी के पास अगर इस बुक का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना व्हाट्सअप नंबर, पीडीएफ लिख करके आप अपना व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में ही। हम आपको उस नंबर पर उस व्हाट्सअप के जरिए पीडीएफ जो है अवेलेबल करा देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से आगे। और एक बार मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद, मतलब कि इस लेक्चर के पूरा सीरीज को जो मैं प्लेटफॉर्म का डिस्कशन कर रहा हूँ, जिस टाइप का ये लेवल है, अगर आप पूरा प्लेटफॉर्म का डिस्कशन एक बार देख लेते हैं तो आपका जीत तय है। और जीत और हार कोई चीज़ नहीं होती है, बस एक बार अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग जीतेंगे, आने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 पूछ रहा है किस प्रकार की धारा पर एक परिणामित्र कार्य करता है। जो हमारा परिणामित्र होता है वो किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है, एसी पर या फिर डीसी पर। तो आपको या फिर हर व्यक्ति को पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा एसी पर कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नया चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग डीसी के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होता है, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, और ये हमारा प्राइमरी होता है और ये होता है सेकेंडरी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं। अगर इस वोल्टेज सप्लाई को एसी से हम लोग जोड़ें तो एसी से जोड़ने के बाद क्या होता है, इससे करंट फ्लो करता है। और करंट फ्लो होने से यहाँ पर क्या होता है, ई बराबर एन डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स जनरेट होता है। ठीक है, और उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ, बैक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, और जो ईएमएफ है उसका वैल्यू होता है एन डी फाई बाई डी टी के बराबर। मतलब फ्लक्स में जितना चेंजिंग होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो ईएमएफ होता है लगभग भी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि जितना वोल्टेज हम यहाँ से सप्लाई किए उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ये ईएमएफ क्या होगा, इस वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था उसको काउंटर कर लेता है। मतलब कि वी और ई में बहुत थोड़ा सा का फर्क रह जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं जब ट्रांसफार्मर हमारा नो लोड पर होता है तो ये आई नोट का जो वैल्यू होता है काफ़ी कम, बहुत थोड़ा सा करंट इससे फ्लो करता है। और इतना कम करंट में हम लोग का वाइंडिंग पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जिसका पोलरिटी भी के पोलरिटी के अपोजिट होता है। कहने का मतलब भी अगर यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है तो जो ई इंड्यूस होगा वहाँ पर ए वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मतलब कि इसके वजह से जो हाई करंट फ्लो करने वाला था उस करंट को ए रोक लेता है और जिसकी वजह से वाइंडिंग हमारा बच जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर डीसी सप्लाई करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग डीसी दे देते हैं तो डीसी देने के बाद यहाँ पर फ्लक्स, उसमें डीसी में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, डीसी में जो करंट फ्लो करता है वहाँ पर कोई चेंजिंग देखने को मिलता नहीं है। तो उसके वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो फ्लक्स कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट फ्लक्स को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो एक क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, डीसी के केस में ये जो फ्लक्स होगा एक कांस्टेंट होगा। जब फ्लक्स वेरी नहीं करेगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो जीरो होगा। और वो जीरो होगा तो यहाँ से हाई करंट फ्लो करेगा। हाई करंट फ्लो करेगा तो हमारा जो वायर है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो पूरी तरह से जल जाएगा। तो हम लोग जो परिणामित्र या ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कौन सा सिद्धांत ट्रांसफार्मर के कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। ट्रांसफार्मर हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर दो वाइंडिंग होता है। ठीक है, और दोनों वाइंडिंग के बीच यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। इस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो फिर एक काम कैसे करता है, तो एक काम करता है यहाँ से करंट फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई देते हैं, करंट फ्लो करता है। और ये जो करंट होता है वो एसी होता है। करंट हमेशा अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करते रहता है।
इस डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और किस टाइप का फील्ड क्रिएट करता है, तो टाइम वेरिंग फील्ड क्रिएट करता है। यहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो हमेशा वेरी करते रहता है, ठीक है। और ये फ्लक्स जो है इस कोर के जरिए, हम लोग यहाँ पर कोर के लिए ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जहाँ पर हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, परमिबिलिटी इसका हाई होता है। परमिबिलिटी हाई मतलब कि इसमें जो फ्लक्स होता है बहुत आसानी से फ्लो कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जहाँ पर फ्लक्स बहुत तेजी, बहुत आराम से, एकदम आसानी से फ्लो कर सके, ठीक है। तो ये फ्लक्स जो है यहाँ से स्टार्ट होकर के इस पॉइंट तक आता है। अब यहाँ पर फ्लक्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो इस फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये चीज़ बताया कौन था, ये चीज़ फैराडे बताए थे, ठीक है। फैराडे ने बताया था कि अगर यहाँ पर एक कॉइल रख दे और यहाँ पर किसी मैग्नेट को लेकर के इसको हिलाए, ठीक है, आगे पीछे अगर करें, इसमें मोशन लाए, तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर मोशन करने से क्या होता है, एक्चुअल में फ्लक्स वेरी कर रहा होता है, और यहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है, ठीक है। करंट वेरी करने से फ्लक्स जनरेट हो रहा है और वो फ्लक्स वेरी कर रहा है, और फ्लक्स वेरी होने से यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है V2। तो ये बिल्कुल किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, ये फैराडे का विद्युतीय चुंबक इंडक्शन नियम पर कार्य करता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 में, किस प्रकार की वोल्टता को ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की वोल्टता को परिवर्तित करता है, तो उच्च स्तर से निम्न स्तर। तो बोल रहा है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, तो ये हमारा सही है। उसके बाद है निम्न स्तर से उच्च स्तर, हम लोग लो से हाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज को लो से हाई बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा है उपरोक्त दोनों, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, उच्च स्तर से निम्न स्तर और निम्न स्तर से उच्च स्तर, दोनों प्रकार का परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट क्या रहता है, ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट पावर रहता है और दूसरा फ्रीक्वेंसी रहता है, ये दो चीज़ कांस्टेंट होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दी जाए। तो अभी हमने बताया कि अगर डीसी सप्लाई देंगे तो उसका जो प्राइमरी है वो जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये क्या करेगा, वाइंडिंग को जला देगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, किस राशि को ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। तो हमने अभी बताया कि दो चीज़ को ये नहीं बदलता है, एक पावर को, एक फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। पावर मतलब कि VI जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर प्राइमरी से सेकेंडरी हम लोग नंबर और टर्न कम कर देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो बदला में करंट क्या होगा, घट जाएगा, और कुल मिलाकर के VI का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब कि पावर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, और साथ में फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता ही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, लोड से संयोजित करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है उसको हम लोग किस चीज़ से जोड़ते हैं, विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं, ठीक है। लोड से कौन सा जुड़ा होता है, इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो लोड से जुड़ा होता है। शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नहीं रखते हैं, हमेशा ओपन रखते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, हम लोग सप्लाई देते हैं प्राइमरी को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता, जितना भी हम लोग मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर किसी का इफिशियंसी है, दक्षता है, तो वो है ट्रांसफार्मर का, और ये होता है 95 to 99%, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या है। तो उच्चायक ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। अगर वोल्टेज के स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाना, और जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट दो चीज़ होता है और ये दोनों कांस्टेंट रहता है। जब V को बढ़ाएंगे तो I अपने आप डाउन हो जाएगा, तो पहला सही होगा तो तीसरा अपने आप सही हो जाएगा, करंट के मान को घटाता है। उसके बाद बोल रहा है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। हम लोग क्या जानते हैं रिलेशन, V1/V2 = N1/N2, ठीक है। अगर V2 ज़्यादा है तो क्लियर है कि यहाँ पर N2 भी ज़्यादा होगा। और ए रिलेशन आता कहाँ से है, तो ए रिलेशन आता है जो EMF का इक्वेशन होता है ट्रांसफार्मर का, 4.44 × 5 फ्लक्स × F फ्रीक्वेंसी × T टर्न। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो फ्लक्स होता है ये हमेशा मैक्सिमम लेते हैं,
तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्लक्स यहाँ पर जो लेते हैं वो मैक्सिमम होता है या फिर आरएमएस होता है या फिर एवरेज होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेते हैं, ई निकालते इसमें, और यहीं से आता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, मतलब कि E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2 या V1/V2 इक्वल टू N1/N2। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडलिक, स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन है तो क्या होगा, वोल्टेज V2 लेस देन V1 होगा, ठीक है। और जब V2 लेस देन है तो N2 हमेशा लेस देन N1 हो जाएगा, और जब V2 लेस है, करंट कम है, सॉरी वोल्टेज कम है, तो करंट अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है स्टेप डाउन सिर्फ बोल देने से। तो इन प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम शक्ति होगी, बोल रहा है कि द्वितीयक कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम शक्ति होगी। तो हमने बताया कि ये जो पावर होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि वोल्टेज प्राथमिक से ज़्यादा होगी, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम धारा होगी, तो हमने देखा कि द्वितीयक में धारा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेट होगी, बोल रहा है कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन आ रहा है। सेकेंडरी में द्वितीयक कुंडलन में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा लपेट क्या होगी, कम होगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वह पदार्थ जो ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर कोर बना होता है वहाँ पर हम लोगों को कोई ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो प्राइमरी की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उस फ्लक्स को आसानी से सेकेंडरी तक पहुँचा दे, ठीक है। कहने का मतलब कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका परमिबिलिटी हाई हो, ठीक है, परमिबिलिटी म्यू का जो वैल्यू है वो हाई हो, और दूसरा जल्दी सैचुरेट नहीं होने वाला हो, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट जो हो उसका हाई हो। तो वो दोनों प्रॉपर्टी हम लोग को मिल जाता है सिलिकॉन इस्पात में। सिलिकॉन इस्पात में फ्लक्स आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, और दूसरा ये जल्दी सैचुरेट भी नहीं होता है। जल्दी सैचुरेट हो जाएगा तो जितना हम लोग को फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंचना चाहिए उतना फ्लक्स नहीं पहुंचेगा, थोड़ा कम फ्लक्स पहुंचेगा। इसके अलावा कुछ और मटेरियल है जो हम लोग कोर बनाने में यूज करते हैं। इसमें से सॉरी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इस स्लाइड के जरिए हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो सॉलिड आयरन यूज कर सकते हैं, कार्बोनाइल आयरन यूज कर सकते हैं, एमोर्फस स्टील यूज होता है जनरली मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, कॉमनली यूज्ड इन हाई इफिशिएंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी। अगर एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का हाई रखना है तो एमोर्फस स्टील भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम रखा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग जनरली एयर कोर यूज करते हैं, मतलब कि वहाँ पर कोई कोर होता ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ वाइंडिंग होगा प्राइमरी और सेकेंडरी अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो। उसके बाद सिलिकॉन स्टील है जो कि हमारा ऑप्शन में था, हाई परमिबिलिटी, यहाँ पर देख सकते हैं इसका परमिबिलिटी क्या है, हाई है, और यहाँ पर लॉस जो होता है कम होता है, ठीक है, और साथ में हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए ये यूजफुल है। इसके अलावा एमोर्फस मेटल यूज कर सकते हैं, फेराइट सेरामिक्स भी यूज कर सकते हैं। फेराइट जो फेराइट होता है जनरली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, और फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो तो यहाँ पर हम लोग एयर कोर यूज कर लेते हैं, ठीक है। द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, अगर ये सारा ऑप्शन रहे और साथ में एयर कोर रहे तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किस में यूज कर सकते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं एयर कोर में। और इसी के जरिए एक चीज़ और जान लेते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो मैकेनिकल साइड जो होगा ट्रांसफार्मर का छोटा होगा। कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा ट्रांसफार्मर का साइज उतना छोटा होगा। और ये चीज़ कैसे पता चलता है, ये चीज़ पता चलता है इस फार्मूला से, E = 4.445 F और इंटू N नंबर ऑफ टर्न। इसी को हम लोग 4.44 इंटू 5 बराबर होता है B इंटू A, ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी N, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एरिया बी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी था, ये हमारा एरिया हो गया। एरिया और फ्रीक्वेंसी में देख रहे हैं कि इन्वर्स का रिलेशन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सारा कुछ अगर कांस्टेंट कर दे तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या फिर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये साफ साफ बता रहा है कि अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एरिया जो है ट्रांसफार्मर का वो कम हो जाएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है इनमें से कौन एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है, ठीक है। 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन कौन सा होता है, बेरी टाइप होता है या नहीं होता है, कोर टाइप और सेल टाइप।
तो यहाँ पर ये तीनों, यहाँ पर तो सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा इसमें सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझ लेते हैं कि बेरी टाइप है क्या, कोर टाइप क्या है और सेल टाइप क्या है और किस तरह से कब किसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर का, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में कोर लगा हुआ है और कोर में एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, और दूसरी तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है वो मेनली स्टेप डाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, ज़्यादातर स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं और ये सबसे सस्ता होता है। इसमें अगर चुंबकीय मार्ग की संख्या देखें तो फ्लक्स सिर्फ यहाँ से जा सकता है और यहाँ से रिटर्न हो सकता है। ठीक है, अब चुंबकीय मार्ग दो कैसे हो सकता है, जब हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से दो चुंबकीय मार्ग हो सकता है। तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही चुंबकीय मार्ग है। ठीक है, और इसके अलावा इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में एल आकृति के दो स्टेपिंग लगे होते हैं। एल आकृति का ये पहला स्टेपिंग हो गया और एल आकृति का ये दूसरा स्टेपिंग हो गया। जब इसको बना देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये किस टाइप का कोर बन जाएगा, आयताकार कोर बन जाएगा। ठीक है, और जिसे हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब बात करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। दूसरा हमारा जो टाइप है ट्रांसफार्मर का वो है सेल टाइप। यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेटिक पाथ देखें तो एक पाथ यहाँ से मिल रहा है और दूसरा पाथ यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो इस पाथ में मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, चुंबकीय पाथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दो चुंबकीय पाथ हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन दोनों में कर सकते हैं। ये दोनों के लिए बराबर यूजफुल है, जैसा कि कोर टाइप सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन के लिए ज़्यादा यूजफुल था। ठीक है, और ये जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है हमारा, उसके मुकाबले ज़्यादा उपयोगी है। और यहाँ पर जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, इस मिडिल वाला पोर्शन का एरिया जनरली इधर जो पोर्शन है इसके डबल होता है। इस ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य पहलू का क्षेत्रफल अन्य पहलुओं के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा होता है, तो इसका एरिया जो है, जो बाकी का जो साइड है उसके कंपेयर में डबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इस कोर के ट्रांसफार्मर में ई तथा आई आकृति की स्टेपिंग्स लगी होती है। तो यहाँ पर ये हम लोग ई देख सकते हैं, यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ई का बन रहा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आई का है। ठीक है, तो यहाँ पर ई और आई टाइप के स्टेपिंग की हुई रहती है। अगर ऑप्शन में आए तो आपको मार्क करना होगा। ई और आई किस में होता है, ये होता है सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है उसमें। एल टाइप का किस में होता है, एल टाइप का होता है जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें। इस कोर की मध्य भुजा पर प्राथमिक कुंडली तथा उसके ऊपर द्वितीयक कुंडली स्थापित की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ए प्राइमरी है और ए सेकेंडरी है। और जनरली जो स्टेप डाउन होता है, ठीक है, स्टेप डाउन जो वाइंडिंग होता है, जो लोअर वोल्टेज वाला वाइंडिंग होता है, उसको हम लोग नीचे रखते हैं क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कोर है, कोर और इस वाइंडिंग के बीच में वायर जो लगाया हुआ है, इसके बीच में इंसुलेशन देना रहता है। और अगर यहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज वाला वाइंडिंग यूज करेंगे तो फिर इंसुलेशन फेल होने का डर रहता है। इसलिए जो नीचे वाला परत है, यहाँ पर हम लोग जो लोअर वोल्टेज है उसको रखते हैं। ठीक है, और ऊपर हायर वोल्टेज वाला बाइंडिंग रहता है। इसके बाद तीसरा हो गया बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। अब बेरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर का आकार बेरी टाइप का होता है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर में बेरी आकार का कोर लगा होता है। लेमिनेटेड कोर की मध्य भुजा कैसे होती है, बेलनाकार होती है। ठीक है, और साथ में इसमें जो फ्लक्स लीकेज होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा हुआ कोर टाइप का ट्रांसफार्मर में, दूसरा नंबर पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, और तीसरा जो है हमारा वो है बेरी टाइप। इसमें फ्लक्स लीकेज सबसे कम होगा। फ्लक्स लीकेज मतलब फ्लक्स की बर्बादी। ठीक है, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है इसमें जो वाइंडिंग लगा होता है इस टाइप से लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स बेकार में जाता है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता वाली होती है, इसकी दक्षता भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और वाइंडिंग किस टाइप से किया हुआ रहता है, तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस टाइप का ये जो आयताकार स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। इस आयताकार स्ट्रक्चर का बहुत सारा पार्ट लेकर के बीच में ज्वाइंट किया हुआ रहता है। ठीक है, इस आयताकार पोर्शन का एक सिरा जो होता है हम लोग सेंटर में रख देते हैं और दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है। ठीक है, और इसमें जो नीचे जो दिखाया गया है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छा से इस फिगर के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पर दिखाया है ये जो है लो वोल्टेज वाइंडिंग है नीचे की ओर,
जो आयताकार हमने लगाया है बहुत सारा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के बीचों बीच से इस वायर को हम लोग पार करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग दिया हुआ रहता है। ये वाइंडिंग आसानी से कैसे पार हो जाता है, इस जो यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप से होकर के वायर आसानी से पार हो जाता है। तो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे जैसा कि सेल टाइप में रखते थे, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद तो ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। पूछा था कितने टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, तो हमने देखा ट्रांसफार्मर तीन टाइप का होता है, और तीनों टाइप के ट्रांसफार्मर का हमने डिटेल से जानकारी भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 बोल रहा है वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है जिसकी प्राइमरी को उच्च वोल्टेज, मतलब प्राइमरी को हाई वोल्टेज पर रखा गया है, सेकेंडरी को लो वोल्टेज पर रखा गया है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, सेकेंडरी को निम्न वोल्टेज पर रखा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन बोलते हैं। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यदि इनपुट वोल्टेज 120 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज 240 वोल्ट है, मतलब कि V1 कितना है 120 और V2 कितना है 240, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की कौन सी साइड प्राइमरी होगी। तो जिसमें इनपुट देते हैं वो हमारा प्राइमरी होता है, तो 120 वोल्ट वाला साइड क्या होगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात हमेशा V2/V1, ठीक है, V2/V1 या फिर N2/N1 या फिर I1/I2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी तो गलत है, ए, बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ए गलत है, बी और सी सही होगा, डी इसका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, किस कारणवश प्रायः सेल टाइप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जनरली हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन है, ये देखने में सुंदर होता है। बी ऑप्शन है इसके 2 चुंबकीय पाथ होते हैं, तो ए सही है, इसमें चुंबकीय पाथ कितना होता है, 2 होता है, हम लोग ऊपर के क्वेश्चंस में देखें। और उसके बाद सी है, इसका चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कम होता है, ये भी सही है। यहाँ पर जो लीकेज फ्लक्स होता है वो कम होता है, हालांकि सबसे कम किस में होता है, बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर में, लेकिन इसमें कोर टाइप के मुकाबले क्षरण कम होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब कि बी और सी दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये था आज का डिस्कशन। उसके बाद फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट। फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।